नमस्कार दोस्तों, मैं सुवीर देव और आज की इस वीडियो में पुष्प में परागन और निषेचन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में डायग्राम के द्वारा आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है। यदि किसी पुष्प के परागकोश, मान लेते हैं ये दो परागकोश है इस पौधे के पुष्प के दो परागकोश है। यदि इसके परागकण परागकोश से निकलकर इसी के वर्तिकाग्र पर आ गया या इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि इस पौधे के इस पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन बोला जाता है। तो परागन की यदि परिभाषा देखें तो परागन पुष्प का वह जननीय प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। मैंने इससे पहले बताया कि परागन दो प्रकार से होता है, स्वपरागन, पर परागन। यानी परागकण का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो परागन कहलाता है। मतलब परागकोश से परागकण का निकलना और तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने तक का जो भी क्रिया होगा वो परागन कहलाता है। ये कुछ माध्यमों के द्वारा परागन तो चल फिर के नहीं जाएंगे, टहलते टहलते बोलते बोलते पहुंच गए वहाँ पे। तो इसमें माध्यम का कुछ चीज़ें जो होती है वो माध्यम का कार्य करती है। जैसे कि वायु माध्यम का कार्य करते हैं, कीट माध्यम का कार्य करते हैं, पक्षी माध्यम का कार्य करते हैं, जल माध्यम का कार्य करते हैं। इन सारे माध्यमों के द्वारा यदि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ में तो कोई बात नहीं होती है, ऐसे भी इसका यहाँ पे जा सकता है। लेकिन यदि क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो परागकण जो होते हैं वो चल के तो यहाँ तक नहीं जाएंगे, तो इन माध्यमों के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परागन समझ गए होंगे। तो अब आते हैं निषेचन पर। तो परागकण अंकुरन से लेकर के नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनने तक की पूरी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब तक परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक आए, यहाँ तक परागन। अब ये जब परागकण इस वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से पहुँचने के बाद जो भी क्रियाएं होगी, कहाँ तक का, युग्मनज बनने तक का, वो निषेचन कहलाएगा। तो निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पुष्प के कुछ आंतरिक संरचनाओं के बारे में विस्तार से जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं कि पुष्प में क्या क्या होते हैं। पुष्प में ये बाह्य पत्तियां जो होती हैं इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, इसको कोरोला बोला जाता है। ये हमारा एंथर यानी इसे परागकोश बोला जाता है, इसे परागकोश कहा जाता है। और ये हमारा वर्तिकाग्र हो गए, इसको इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। ये हमारा वर्तिका यानी स्टाइल, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में पुतंतु बोला जाता है। इसको कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। तो इसकी कुछ संरचनाएं थे। अब ये संरचना जो आप देख रहे हैं इसको पिस्टिल यानी स्त्री केसर बोला जाता है। इस पूरे को पिस्टिल या स्त्री केसर बोला जाता है। और इस पिस्टिल के अंदर अंडप यानी मेगास्पोर, इन संरचना को मेगास्पोर बोला जाता है यानी अंडप। अंडप यानी कार्पेल इसको बोला जाता है, कार्पेल। और अंडप के अंदर जो ये संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है
इसको मेगास्पोर यानी बीजांड बोला जाता है। ये हमारा इसके अंदर बीजांड हो गया। और बीजांड में ये संरचना भ्रूणकोश कहलाता है, यानी एम्ब्रायो यानी भ्रूणकोश कहलाता है। तो पुष्प के अंदर के स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं कि निषेचन जो होता है वो होता कैसे है। तो जैसा कि मान लेते हैं कि ये परागकोश है और इसमें से परागकण निकलकर यहाँ वर्तिकाग्र पे आ चुके हैं। ये हमारा पिस्टिल है, यानी स्त्री का अंग, पुष्प के स्त्री का अंग है। और ये जब यहाँ परागकोश पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ यानी तरलयुक्त पदार्थ होता है, जिसको ये परागकण एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके अंकुरित हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं। और इससे पराग नलिका निकलता है। ये पराग नलिका इस प्रकार आकर के यहाँ भ्रूणकोश में प्रवेश करता है। ये पराग नलिका बना। ये पराग नलिका भी 3 प्रकार से बनता है। एक होता है जो कि माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार का भी संरचना देखे तो इस भाग को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, यानी बीजांड द्वार। ये बीजांड है और इसका जो द्वार होता है इसे माइक्रोपाइल बोला जाता है। इसके पीछे वाले भाग को चेलेजा बोला जाता है और इसके बीच वाले ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको इंटेग्यूमेंट बोला जाता है। तब हम यदि देखते हैं कि पराग नलिका यदि माइक्रोपाइल द्वार से जा रहा है, जिसे पोरोगेमी यानी यहाँ मैंने नीचे में लिख चुका हूँ, पोरोगेमी बोला जाता है। यदि पराग नलिका या चेलेजा से प्रवेश करते हैं, चेलेजा से प्रवेश करते हैं, इसे चेलेजोगेमी बोला जाता है। और यदि पराग नलिका इंटेग्यूमेंट से प्रवेश करते हैं, इसे मीसोगेमी बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें निषेचन कैसे होता है, जो कि हमारा टॉपिक था। तो इसमें पराग कण से 2 नरयुग्मक निकलते हैं। ये 2 नरयुग्मक निकले, ये दोनों आएंगे इस पराग नलिका के माध्यम से, चाहे ये पोरोगेमी हो या चेलेजोगेमी हो या मीजोगेमी हो, इस माध्यम से ये आते हैं पराग नलिका में होते हुए ये भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। और भ्रूणकोश में यदि हम देखें तो इन दोनों सेल्स को पोलर सेल्स बोला जाता है। और ये नीचे का जो माइक्रोपाइल के ओर जो ये बीच वाला 3 सेल में ये बीच वाला सेल है, ये हमारा एग यानी अंड कहलाता है। तो नरयुग्मक जो निषेचित होंगे यानी संलयन करेंगे, ये इसी अंड से करते हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों नरयुग्मक आए, एक जाके यहाँ तक यदि दोनों नरयुग्मक पहुँच चुके हैं तो एक इससे मिलकर के युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। ये एक युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। अब ये दोनों साइड वाला जो 2 केंद्रक यानी 2 कोशिका जो बचा हुआ है, ये इन दोनों से मिलकर के भ्रूणपोष का निर्माण, एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर के ज़ायगोट का निर्माण किए। अब ज़ायगोट तो यूं ही तो विकास करके भ्रूण नहीं बनेंगे, तो इसको भ्रूण बनाने के लिए तो पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दूसरा वाला नरयुग्मक जो होता है, ये सहायक कोशिका, इसको सहायक कोशिका बोला जाता है अंड का। इनसे निषेचित होकर के, इनसे संलयन करके एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। ये भ्रूणपोष का निर्माण कर लेंगे, जो कि युग्मनज को पोषण दे करके उसको बीज या फल में तब्दील करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको परागन और निषेचन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर करना ना भूलें।